हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ और ये क्लासेस जो रहेंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रहेगी कि कॉमर्स लाइन में ये सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जैसा कि पढ़ेंगे आगे आपको आएगा सामने समझ में जब अकाउंट्स, तो बहुत ही मज़ा आएगा इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है और जब इसके सम्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आपने जब तक जो अभी तक पढ़ा है 1 से लेके नर्सरी से लेके 10 तक, उससे बहुत ही अलग नॉलेज आपको कॉमर्स की लाइन में मिलेगा क्योंकि हम देखते हैं कि साइंस हुआ या आर्ट्स हुआ तो ये सब लाइन कहीं ना कहीं हमारे 10th तक के क्लासेस से मैच करती है, लेकिन कॉमर्स की जो लाइन है ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बस आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मज़ा है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। और हमारे सामने जो ये सब्जेक्ट देख रहे हैं तो मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कैसे इसको पढ़ाएंगे। तो हमारा जो मेन बुक रहेगा वो NCERT का बुक रहेगा जिससे हम अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और शुरू में कुछ चैप्टर्स आपको लग सकता है कि सिर्फ थ्योरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बेसिक्स है और बेसिक्स आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बेसिक्स ही है जो हमारे आगे तक काम आने वाली है, लास्ट तक। तो इसके लिए इसमें बेसिक में जैसे अकाउंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं और जो भी डिफिनेशंस है वो सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो वो सब चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा रिपीट होते रहेंगे। तो इसके लिए उन सब टर्म्स को और डिफिनेशंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे अगर मैं अभी आपको पूरा सब्जेक्ट समझाना चालू करूं तो बहुत ही बोरिंग लगेगा। इसके लिए हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ जहाँ पे समझाने की चीज़ें होंगी वो आपको समझाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना, कि ये जो है इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। उसके बाद वापस से जो दोबारा डिफिनेशन दिया गया वो 1966 में The American Accounting Association defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं 1970 में भी दिया गया डिफिनेशन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA। ये अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स also emphasized that the function of accounting is to provide quantitative information, preliminary financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। Therefore, accounting the process of identifying, ये हमारे सामने जो एक्चुअल उसका निचोड़ है, समरी है ऊपर के डिफिनेशंस का, वो हम देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information relating to economic events of an organization to the interested users of such information। एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग, जो एग्जैक्ट नेचर है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, वो एक फिनेंशियल इवेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसका मेज़रमेंट होना चाहिए कि उसको हम किसी चीज़ से मेज़र कर सकें, लाइक इन रुपीज़ टर्म में, इन मनी टर्म्स में उसको मेज़र कर सकें। उसके साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए और कम्युनिकेशन मीन्स उस इंफॉर्मेशन को हम किसी के सामने कम्युनिकेट कर सकें। और जो उसके बाद तीसरा जो है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो रिकॉर्डिंग्स और अकाउंटिंग जो करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मीन्स कोई भी एंटिटी हो सकती है, फिनेंशियल एंटिटी, लाइक जैसे NGOs हो गए, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गए, कंपनीज़ हो गए, और इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जिनको उसमें इंटरेस्ट है, वो फिर इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन लगती होंगी। उसके आगे अभी आप देख रहे हैं ये बॉक्स नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग है। ये आप घर पे
हमारी तरफ से ये होमवर्क है और इसको आप ज़रूर कीजिएगा ताकि अकाउंट्स की जो हिस्ट्री है वो आपको पता चल सके कि अकाउंटिंग ये आया कहाँ से। तो ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स, जो हमने ऊपर में डिफिनेशंस पढ़े हैं उसका डिटेल हम देखते हैं कि किसको कहा जाता है। An economic event is known as happening of a consequence to a business organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms. For example, purchase of machinery, installing and keeping it ready for manufacturing is an event which comprises number of financial transactions such as buying a machine, transportation of machine, site preparation for installation of machine, expenditure incurred on its installation and trial runs. Thus, accounting identify bunch of transactions. Events involve transactions between an outsider and organization. तो इकोनॉमिक इवेंट्स कहते किसको हैं? एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेज़र कर सकें। लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, मैंने कैश दिया या चेक दिया और मशीन परचेज़ किया, फिर मशीन परचेज़ किया, उसको बाद उसको ला करके अपनी इंडस्ट्री में अपनी साइट पे उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन उसमें भी आपको टाइम लगता है ना, तो उसको इंस्टॉल करना और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी करना। तो ये जो होल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन, उसके बाद उसको रेडी करना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये टोटल जो प्रोसीजर ये हमारे सामने आ रहा है, ये सब चीज़ें इसको इवेंट बोलते हैं ना। और इसमें हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होता है कि सबसे पहले हमने मशीन को बाई किया तो वहाँ पे हमारा फाइनेंस के टर्म में कुछ हमने पैसे दिए। उसके साथ साथ जब मशीन को ट्रांसपोर्ट कराया तो हमने मशीन को ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर साइट प्रिपरेशन किया उसको इंस्टॉल करने के लिए, और जो एक्सपेंडिचर हमने इंस्टॉल करने के लिए, और ट्रायल रन्स मीन्स जैसे हम मशीन जब इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद हम उस पर प्रोड्यूस करने के लिए सैंपल देखते हैं कि जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बराबर हमारे लिए जो गुड्स तैयार हो रहा है वो हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो इसको ट्रायल रन्स बोलते हैं। और जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है ये बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना। दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाई बंच ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या था कि टोटल मशीन को ख़रीदना, उसको ला करके इंस्टॉल करना और गुड्स प्रोड्यूस करना। तो ये जो लाना, उसका ट्रांसपोर्ट, मशीन ख़रीदना, उसको इंस्टॉल करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसको रेडी करना, ये टोटल एक इकोनॉमिक इवेंट है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन जो है कि इसके इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स किसको बोलते हैं और इंटरनल इवेंट्स किसको बोलते हैं। तो हमारे सामने जो एग्जांपल्स आ रहे हैं जैसे सेल ऑफ मर्केंडाइज टू कस्टमर्स, मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स उनको बोल सकते हैं जिस इवेंट्स के साथ हमारे साथ कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व हो, और इंटरनल इवेंट्स उनको बोलते हैं जो हमारे साथ कोई भी ट्रांजैक्शन जो एंटिटी में और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा हो और उसमें हमारे जो एंटिटी के लोग हैं उनके साथ ही हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इवेंट्स किसको बोलते हैं देख लेते हैं। सेल ऑफ मर्केंडाइज टू द कस्टमर, कि हमने गुड्स सेल किया कस्टमर को, तो हमने सेल किया और परचेज़ किसने किया? कस्टमर ने। तो ये हमारे लिए एक्सटर्नल इवेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे बाहर की पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। फिर इसके साथ साथ रेंडरिंग सर्विसेज टू कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड। वो एबीसी लिमिटेड फर्म है और उसने किसी को दिया, एबीसी लिमिटेड ने किसको दिया? आउटसाइड कस्टमर को सर्विस दिया, तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट हुआ। साथ साथ परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, और हमने कोई मटेरियल सप्लायर से परचेज़ किया, तो हम किससे परचेज़ कर रहे हैं? बाहर की पार्टी, सप्लायर से, तो ये भी हमारे लिए एक्सटर्नल इवेंट हुआ। फिर इसके साथ साथ पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब हम किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे हम कर रहे हैं काम, जहाँ पे हमारा इंडस्ट्री रन कर रहा हो, हमने लैंडलॉर्ड से रेंट पे लिया, तो उसको जो रेंट पे किया वो भी हमारा एक्सटर्नल इवेंट हुआ। और इसके साथ साथ हम इंटरनल इवेंट के डेफिनेशन को देख लेते हैं। इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स इंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन इंटरप्राइज, जो सिर्फ एंटिटी के इंटरनल विंग्स, मतलब इंस्टीट्यूट के चार दीवारी, ऑर्गेनाइजेशन के चार दीवारी के अंदर हो रहा, और उसी को हम बोलेंगे इंटरनल इवेंट्स। इसमें है जैसे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, पहले जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले जो गुड्स परचेज होता है, तो जो परचेज़ करता है उसके बाद वो सप्लाई करता है जो स्टोर होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसको,
कि जितना स्टोर का रिक्वायरमेंट होगा वो हमारी सप्लाई जिसने परचेज़ किया है वो उसको उतना सप्लाई करेगा प्रोडक्शन के लिए। और कंपोनेंट्स बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो ये स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री में ही है वो ऑर्गेनाइजेशन में ही ये दोनों चीज़ें हैं, एक स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है, या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं? इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड, कौन से ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़ एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर कंसिडर्ड ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है जो फिनेंशियल कैरेक्टर के हो। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज़ और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सोनेल आर इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट में इनकर हो रही हैं, जैसे वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज़ है और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सोनेल है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वैसा इनके साथ इन्वॉल्व फ़िलहाल नहीं हो रहा। When company makes a sale or purchase whether on cash or credit or pays salary, it is recorded in the books of account, है ना। तो इसके साथ साथ अब चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, मेजरमेंट। इट्स मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू फिनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। लाइक मैंने इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे मैंने बाहर से गुड्स परचेज़ किया, एक पेन ही खरीद के लेके आया, तो उसके लिए मानो 5 रुपये का मैंने पेन ख़रीदा। तो यहाँ पे मेज़रमेंट है कि मैंने जो पेन लाया है वो हम मेज़र कर सकते हैं कि वो हमने 5 रुपये दे करके लाया है ना। तो उसको फिर हमें मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये हमारे लिए बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चेंजेस इन पर्सनल। ये सब चीज़ें भी बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिज़नेस को इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है ना। उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग, और उसके बाद एक बार इकोनॉमिक इवेंट हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते किसमें, फाइनेंशियल टर्म्स में। तो दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन क्रोनिकल ऑर्डर। मीन्स जैसी जैसे ये घटनाएं, मतलब ये इवेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अकर होंगी, उसको लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या करते हैं अकाउंटिंग में कि हम डेट वाइज एंट्रीज करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें हैपन होगी वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ कि हम जो भी इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन, हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हम उसको इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। किसको करते हैं? जो हमारे लिए जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं और जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन हो गए? जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गई, सेबी हो गई, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल यूज़र हो गए, है ना। और सप्लायर हो गए उसमें। और इंटरनल यूज़र हो गए जैसे खुद मैनेजर हो गया कंपनी का, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो जो कंपनी के अंदर रहते हैं लेकिन उनको कंपनी के इंफॉर्मेशन चाहिए रहते हैं कि क्या ऐसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो वो सब चीज़ें दो लोगों को रिक्वायर रहती है, एक तो इंटरनल यूज़र्स को और एक एक्सटर्नल यूज़र्स को। ठीक है, उसके आगे चलिए इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिफिनेशन। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ बिजनेस इंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव depending upon the size of activities and level of business operation. It can be a sole proprietary concern, partnership firm, cooperative society, company, local authority, municipal corporation or any other association of persons. तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हम बिजनेस इंटरप्राइज को बोलेंगे, वेदर इट इज़ फॉर प्रॉफिट, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के साथ ऑपरेशन कर रही हो या फिर विदाउट प्रॉफिट मोटिव, लाइक सलमान खान्स ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ह्यूमन।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं ट्रस्ट वगैरह रहते हैं मंदिर मस्जिद वगैरह की, तो वो सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। और इसके साथ साथ जनरली जो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहते हैं, जो शॉपकीपर्स अक्सर होते हैं। इसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग सिर्फ फर्म भी कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर मिलकर काम करते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, लाइक बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने जो कम्युनिटी के मेंबर के लोग रहते हैं उनको लोन वगैरह देती है, और उनके साथ साथ में जो भी और काम रहते हैं कम्युनिटी के, वो मिलकर करते हैं वो लोग। इसके साथ साथ कंपनी होती है ना, और लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, इन सब को हम ऑर्गेनाइजेशन रेफ़र करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं ना, वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके बेसिस पे इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ता है ना, जिसको 2 कैटेगरीज़ के लोग देखते हैं। जो मोस्टली इंटरेस्टेड जो पर्सन्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र्स। तो एक्सटर्नल यूज़र्स के एग्जांपल और इंटरनल यूज़र्स के एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। तो इसको हम बोल सकते हैं मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो उन लोग इंटरनल यूज़र्स हो गए, कि उन लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना फ़ंड उनको रिक्वायरमेंट है, कितना उनको बिज़नेस चलाने के लिए पैसे लगेंगे। तो ये सब जो डिटेल मिलेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो इंटरनल यूज़र्स को चाहिए। इसके साथ साथ एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं उनको डिपेंड करता है कि उनको उस एंटिटी से कितना टैक्स आएगा। तो वो जो एक्सटर्नल यूज़र्स रहते हैं वो प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लाइक कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, जो प्रेजेंट में है वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी कितना अर्न करनी है, उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी में उससे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसके साथ साथ जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब फ़िलहाल तो वो इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर उनका ग्रोथ करने के चांसेस हैं तो वो फिर कंपनी में आगे जाकर इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं और उन लोगों को एक्सटर्नल यूज़र्स बोला जाता है। इसके साथ साथ क्रेडिटर्स रहते हैं, जो लाइक बैंक्स हुए, अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स और अदर लेंडर्स, मतलब जिन लोगों ने भी कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में पैसा उधार दिया होता है, वो लोग भी देखते हैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कंपनी उनको टाइम पे कर सकता है कि नहीं, उनके इंटरेस्ट को टाइम पे कर सकता है कि नहीं। इसके साथ साथ में देखते हैं कि हम टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज़ लाइक डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स एट्सेट्रा। तो ये सब एक्सटर्नल यूज़र्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में बॉक्स 2 हमारे सामने फिर आया है। तो वाई डू वी द यूजर्स वांट इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके लिए है। इस बॉक्स को आप नेक्स्ट लेक्चर में से पहले पढ़ लीजिएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की किन को ज़रूरत पड़ती है और क्यों, वो आप देख सकते हैं इस बॉक्स से। इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको अलग अलग डिसमिनेट करता है। टू बी यूजफुल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल होना चाहिए। सर्व द यूज़र्स हु रिलाई ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो यूज़र्स हैं वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकें। इसके साथ साथ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज़फुल फॉर प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज। कि मतलब जो इंफॉर्मेशन है फिनेंशियल, उसके बेसिस पे वो लोग इवेल्युएट कर सकें और कि कब कितने अमाउंट में कितना कैश उनको चाहिए रहेगा। इसके साथ साथ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वो लोग जज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या एबिलिटी है कि नहीं जो रिसोर्सेज हैं उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना वो गोल अचीव कर सके। इसके साथ साथ प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग एजम्पशंस एंड मैटर्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन।
तो वो जो भी डेटा रहता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो भी डिस्क्लोज़ करता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं वो किस एजम्पशंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, फिर उसको इवेलुएट करना है कैसे, फिर क्या क्या प्रेडिक्शन है कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसको एस्टिमेट करना। ये सब इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मिलना चाहिए। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी। उसके आगे हम देखते हैं फिर ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके लिए है कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे कौन कौन से सुइटेबल वर्ड्स है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, वो आप जब पढ़ेंगे ये बुक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम आएगा तो इस चैप्टर के एंड में इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप पूछ भी सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब जो चीज़ की ज़रूरत है हमें वही चीज़ मिलना चाहिए, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एडुकेट मतलब हमको जितना इन्फॉर्मेशन जितने क्वांटिटी में और जितने मात्रा में चाहिए वो उतना इन्फॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ वो रिलायबल होना चाहिए कि मतलब हम उस पर विश्वास कर सकें। ये तीन चीज़ें कम से कम होना चाहिए, तब जाके हम डिसीज़न उस पर ले सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग उस पर हमारा हो सकता है। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ ये अकाउंटिंग है ना, ये सब डिसिप्लिन्स विद इन द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। ये अकाउंटिंग डिसिप्लिन के साथ साथ ये तीन चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग, assist keeping a systematic record of financial transactions, the preparation and presentation of financial reports in order to arrive at a measure of organizational success and financial soundness. It relates to the past period, serves the steward function and is monetary in nature. It is primarily concerned with the provision of financial information to all stakeholders. तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये सबसे पहला मेन मोटिव इसका फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करना चाहिए ऑल द स्टेक होल्डर्स को। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्म एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस देयर ऑफ। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इसका मेन मोटिव है कि हम जो भी गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट असरटेन कर सकें और कॉस्ट के बेसिस पे हम उसका प्राइस फिक्स कर सकें। इसके साथ साथ कहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना ज़्यादा लग रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें ताकि हम कॉस्ट कट कर सकें अपने प्रोडक्ट का। और ये सब हमें कब होगा, जब ये सब चीज़ें का हमें इंफॉर्मेशन होगा और कंपनी उस पर मैनेजमेंट उस पर डिसीज़न ले सकेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसका बाद जो डेफिनेशन वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting deals with the provision of necessary accounting information to people within the organization to enable them in decision making. तो ये जो मेन जो इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए वो मैनेजमेंट को मिलना चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले सके। तो उस बेसिस पे मैनेजमेंट प्लानिंग करेगी, कंट्रोलिंग करेगी बिजनेस ऑपरेशंस का। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन बजटिंग, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस एंड सो ऑन। तो जो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के ही बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो बजट बना सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी असेंड कर सकती है और प्राइसिंग डिसीज़न भी ले सकती है, साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीज़न भी ले सकती है। और इसके आगे बहुत सारे जो डिसीजंस आएंगे डे टू डे ऑपरेशंस में वो भी मैनेजमेंट उन सब इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे ले सकती है। Besides, it generates other information, quantitative and qualitative, financial and non-financial, which relates to future and is relevant for decision making in the organization. इसके बाद से such information includes sales forecast, cash flows, purchase requirement, manpower needs, environmental data about effects on water, land, natural resources, flora, fauna, human health, social responsibility, etc. ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए वो हम देख रहे हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच टेंड
टू इन्हेंस इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूज़फुलनेस। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मेनली उसको बोलेंगे जिससे यूज़र्स जो है उसको अच्छे से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ में आ सके और वो उनको काम भी आ सके, यूज़फुलनेस। In order to assess whether accounting information is decision useful, it must possess the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability. अब ये सब चीज़ें चारों डिफिनेशन हम देखेंगे जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transaction or events that have occurred, measured and displayed. A reliable information should be free from error and bias and faithfully represent. Means सबसे इसका आप इसको सिंपल सीधे तरीके में ऐसा बोल सकते हैं कि रिलायबल मतलब जिस पे हम रिलाय कर सके कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, करेक्ट है और इसको सही तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसमें कोई एरर नहीं है और कोई बायस नहीं है ना। मीन्स जिस पे हम विश्वास कर सके ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपके इसी बीच में बॉक्स 3 आ गया, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने अभी पढ़ा कि फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप एक बार घर पे रीडिंग कर लेंगे। रिलेवेंस, उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, वो होना चाहिए रिलेवेंस। To be relevant, information must be available in time, must help in prediction and feedback, and must influence the decision of users by helping them form prediction about the outcomes of past, present, or future events, and or confirming or correcting their past evaluation. Relevance होना चाहिए ताकि जिसके बेसिस पे आउटकम डिसाइड किया जा सके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स का, है ना। उसके साथ साथ कंफर्म कर सके और करेक्ट कर सके पास्ट इवैल्यूएशंस को। तो अगर ये सब चीज़ें अगर इंफॉर्मेशन में होंगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में तो वो भी रिलेवेंट कहलाएगी। उसके बाद हम देख सकते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी हम कब बोलेंगे है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया है और प्रेजेंट किया है, उसी तरह जो सामने वाले जो लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, उनको भी वही चीज़ समझ में आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये अंडरस्टैंडेबल है। मीन्स अगर इसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चीज़ प्रेजेंट कर रही है और जो यूज़र्स हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही है, तो फिर ये अंडरस्टैंडेबल नहीं हुआ, है ना। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं इस डिफिनेशन को, द क्वालिटीज़ एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन अ मैसेज आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent. मीन्स आपको एक तरफ से ये एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा समझाया गया कि मतलब कोई एक पर्सन है जो मैसेज सामने वाले को दूसरे पर्सन्स को देना चाह रहा है, तो हम कब बोलेंगे कि ये मैसेज बराबर है, जब जो चीज़ वो सामने वाला जो मैसेज सेंड कर रहा है वो जो रिसीव कर रहा है उसको वही चीज़ समझ में आ रही है, तो बोल सकते हैं कि प्रॉपर्ली वो उसने मैसेज को कन्वे कर दिया, पास ऑन कर दिया। Accounts should present the comparable information in the most intelligible manner without sacrificing relevance and reliability. हमने 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, अभी चौथा देखते हैं, कंपेरेबिलिटी। It is not sufficient that financial information is relevant, reliable at a particular time, in a particular circumstance or for a particular reporting entity, but it is equally important that users of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of an entity over different time period and with other entities. तो कंपेरेबल मीन्स सेम फॉर्मेट में ही होना चाहिए, है ना। उसके आगे हम देखते हैं टू बी कंपेरेबल accounting reports must belong to common period and use common unit of measurement and format of reporting. Comparability हम इसको शॉर्ट में अगर हम ऐसा समझें तो जैसे कि हमने अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार किया, तो फिर हम अपना जो पिछला साल का हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन था हम उससे उसको कंपेयर कर सकें
और उसी फॉर्मेट में हो ताकि हम कंपैरिजन करने में आसानी हो। उसके साथ साथ जो सेम कॉमन यूनिट होना चाहिए, है ना, कि मतलब अगर किसी का फिगर्स रुपीज़ में है और किसी कंपनीज़ का, फॉरेन कंपनीज मान लीजिए वो डॉलर में है, तो वो फिर सेम बेस में नहीं है ना, तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूनिट जो है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक साल से दूसरे साल के इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, उसके साथ साथ हम अपनी एंटिटी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी कंपेयर कर सकें, तो उसको बोलेंगे कंपेरेबिलिटी। उसके साथ साथ ये आपका नेक्स्ट आ गया टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है उसके बेस रेफर पे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Accounting is used for maintenance of a systematic record of all financial transactions in books of account. Even the most brilliant executive or manager cannot accurately remember the numerous amount of varied transactions such as purchases, sales, receipts, payments, etc. that takes place in business every day. Hence, a proper and complete records of all business transactions are kept regularly. उसके बाद जो बताया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब डेली हम देखते हैं बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे बिज़नेस के अंदर में डेली सेल होता है, डेली परचेज़ होता है, या किसी को पेमेंट देते हैं, या किसी से पेमेंट मिलता है, या फिर और जो एक्सपेंसेस हैं, तो अब ये चीज़ों को सिस्टमेटिकली अकाउंट से रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको, तो कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन उससे छूट जाएंगे, कुछ मिस हो जाएंगे, है ना, या कुछ हो सकता है कि गलत रिकॉर्ड हो जाए। तो इसके लिए उसको प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो अकाउंटिंग करने में हमको हेल्पफुल हो जाए। उसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिज़नेस जो होती है जनरली, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, कि सब को इंटरेस्टेड होते हैं कि हमने कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, कितना एक्सपेंस हुआ, तो उस बेसिस पे वो ईयरली या फिर क्वार्टरली अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करती है कि बिज़नेस जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए द ओनर्स ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट्स ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन पीरियोडिकली वेदर द बिजनेस हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। तो ये जो है मेनली प्रॉफिट और लॉस बिजनेसेस कैलकुलेट करते हैं ताकि अपना परफॉर्मेंस क्या है वो जान सके। और हमारे पास यहाँ पे ये जो आ रहा है सामने, ये चार्ट है ना। सबसे पहले तो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये डिसीजन मेकर तो है जिसको हम लोग यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो उसको सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, उसके साथ साथ डिसीजन यूज़फुलनेस होना चाहिए, है ना। अब हम ये तो दो, एक चीज़ हुई अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक हुआ कंपेरेबिलिटी, और तीसरा जो था हमारे पास रिलायबिलिटी था एक, है ना। रिलायबिलिटी मतलब वेरीफाइबिलिटी, जिसको हम वेरीफाई कर सकें, है ना। न्यूट्रलिटी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो है, ऐसा नहीं हो कि किसी ने बोल दिया तो कुछ एडिशनल अमाउंट का एंट्री मार दिया या फिर कुछ कम अमाउंट का एंट्री का, नहीं, बल्कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रलिटी। इसके साथ साथ फेसफुलनेस मीन्स उसमें किसी तरह का कोई फॉर्जरी नहीं हो, है ना, एंट्री को गलत तरीके से नहीं किया गया एंट्री, या फिर कोई एंट्री छोड़ा नहीं गया हो जानबूझकर। तो ये फेथफुलनेस, ये हो गया रिलायबिलिटी। ये तीनों चीज़ें रहेंगी तो अब हम बोल सकते हैं कि ये रिलायबल है। इसके साथ साथ रिलेवेंस है। तो रिलेवेंस कब बोलेंगे कि जब टाइमलीनेस, टाइम पे इंफॉर्मेशन मिला हो, फीडबैक वैल्यू हो, उसको जब हम फीडबैक वैल्यू इसका जानते हो, या डेडिकेटिव वैल्यू, है ना। उसके बाद हम देखते हैं डिपिक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। तो एक तो हमने देखा ऊपर में इससे पहले कि फाइनेंशियल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्टेड रहता है बिजनेस जानने के लिए कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। उसके बाद जो देखते हैं डिपिक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन मींस, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट ascertaining the financial position of business concern in the form of assets and liabilities at the end of every accounting period. A proper record of resources owned by organization, that is known as assets, and claims against such resources liabilities facilitates the preparation of a statement known as balance sheet position statement. तो ये जो है हम
एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर जब हमारा मान लीजिए अगर ईयरली हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ईयरली अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का कौन कौन सा एसेट्स है। लाइक जैसे हमारे बिल्डिंग है या फिर हमारे पास मशीन है, तो ये सब हमारे, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमने किसी से पैसे आने हैं, है ना, रिसीवेबल है, तो वो सब एसेट्स में आएंगे। जो हमारे पास कैश है या फिर बैंक में जो अमाउंट है, ये सब बिजनेस के एसेट्स है। तो ये पोजीशन हम एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी अकाउंटिंग पीरियड हम देखते हैं। उसके साथ साथ लायबिलिटीज़ में देखते हैं कि हमें किसको पैसे देने बाकी है ना। उसके साथ साथ अगर हमने बैंक से लोन वगैरह लिया है तो वो अमाउंट जो है वो कितना बाकी है और कितना पे करना है। तो ये जो पोजीशन, ये दोनों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो पोजीशन बताते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट, है ना। मेनली इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद से है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस टू इट्स यूज़र, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में भी पढ़ा है ना, एक तो होते हैं इंटरनल यूज़र्स और इसके साथ साथ एक्सटर्नल यूज़र्स। तो मेनली जो हम अभी देखेंगे आगे, एक्सटर्नल यूज़र्स इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग। तो जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनको क्या क्या चीज़ में मेनली वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ते चलते हैं आपके साथ। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एक तो पहले बताया था हमने कि एक तो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो करेंटली कंपनी में इन्वेस्ट अपना कर चुके हैं ना, कुछ पैसे कंपनी में उन्होंने शेयर के फॉर्म में या फिर लोन वगैरह दे करके, है ना, कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया। और एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कंपनी का परफॉर्मेंस देख करके वो डिसाइड कर सकते कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, तो वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ताकि वो जान सके कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है कंपनी में और कंपनी हमें कितना रिटर्न देगी। उसके साथ साथ यूनियंस एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स जो है, इंफॉर्मेशन ऑन स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। और जो यूनियंस और एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन वो देखते हैं कंपनी कितनी स्टेबल है, और प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी का कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना, वो भी देख सके। इसलिए ताकि टाइम पे उनको पेमेंट वगैरह मिल सकेगा कि नहीं मिलेगा, एक कंपनी का पोजीशन क्या है वो जानने के लिए यूनियंस और एम्प्लॉय ग्रुप्स रहते हैं, वो एक्सटर्नल यूजर्स वो भी देखते हैं। इसके साथ में लेंडर्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू repay लोन एंड पे इंटरेस्ट। तो ये जो लेंडर्स है जिन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है, चाहे वो बैंक्स हो या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो और या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस वगैरह हो, तो ये सब इसलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि कंपनी उन्हें टाइम पे उनका लोन रीपे करे कि नहीं, उनको टाइम पे इंटरेस्ट दे सकेगा कि नहीं। इसके साथ साथ सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स हैं ना, जिन्होंने कंपनी को गुड्स उधारी में दिया है ना, क्रेडिट पे दिया है, तो वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि बिज़नेस कब तक बिज़नेस का एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं, वो टाइम पे रीपे होगा कि नहीं। इसके साथ साथ कस्टमर्स में इंफॉर्मेशन ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड दस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो कस्टमर भी इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि उन्होंने जो गुड्स लेके आए हैं वो रिलायबल है कि नहीं, वो कितना दिन चलेगा, अगर कुछ ख़राबी हुई तो वापस वो ऑर्गेनाइजेशन कांटेक्ट कर सकते नहीं, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट्स खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे हम देखते हैं कि उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज रहते हैं, तो वो भी इसलिए कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनको अगर कुछ गुड्स परचेज़ करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऑर्गेनाइजेशन उनको आफ्टर सेल सर्विस देगा कि नहीं, तो इसलिए कस्टमर भी इंटरेस्टेड रहते हैं एज ए एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स। गवर्नमेंट जैसे हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर सोसाइटी में काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी के चीज़ों को यूज़ कर रही है ना, जैसे कि वो किसी एरिया में, किसी लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं कि जैसे वहाँ पे आसपास के लोगों को उससे कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, है ना, और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस कंपनी के वजह से इन्वायरमेंट पे, उसका कंपनी कैसे
प्रोटेक्शन कर रही है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर कंपनी मान लीजिए कि किसी ऐसे जगह पे इंडस्ट्री सेटअप कर रही है जहाँ पे जिसकी वजह से पॉल्यूशन होगा, तो कंपनी को मान लीजिए एक लायबिलिटी है कि वो उसको कैसे कंट्रोल करे। तो उसको जैसे कुछ गंदे पानी निकल रहे हैं कंपनी से, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, प्लांटेशन करे। तो ये सब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे उसको ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटर्स हैं कि अब कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं इंटरेस्टेड, क्योंकि वो पता कर सकते हैं कि उनके जो साथ वाली कंपनी है जिसको हम पीयर कंपनीज भी बोलते हैं, तो उससे कॉम्पीट करने के लिए वो भी फाइनेंशियल पोजीशन में उनके इंटरेस्टेड रहते हैं कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, हमको उनसे कॉम्पीट करने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे और कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि हम उनसे आगे निकल जाएं। तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये थर्ड है, तो ये आपके लिए है, आप इसे कर लीजिएगा। चलिए, रोल ऑफ अकाउंटिंग है, ये सब सिर्फ डिफिनेशन है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। इट डिस्क्राइब्स एनालिसिस अ मास ऑफ डेटा ऑफ एन इंटरप्राइज थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन एंड रिड्यूसेस दोज डेट इनटू रिपोर्ट्स एंड statement which show financial condition and results of operations of that enterprise. Hence it is regarded as language of business. तो अकाउंटिंग को हम क्या बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो पूरा बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से बता देता है ना। उसके आगे देखते हैं, हाउएवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू पास्ट transaction and is quantitative and financial in nature. It does not provide qualitative and non-financial information. तो ये सब डिफिनेशन थे जो हमने देख लिया। अब आगे ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये फोर्थ है। तो अभी ऊपर जितना भी बोला वो तो कीजिएगा ही, साथ में ये आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए कि आपने जो ऊपर पढ़ा वो कितना समझा। तो ये टिक द करेक्ट आंसर है, ये ज़रूर आप करके आइएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये बॉक्स 4 है, डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो ऊपर पढ़ा उसी में। अब हमारा सही पूछिए तो मेन जो अकाउंटिंग के टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, वो यहाँ से शुरू होते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो शुरू होंगे ये लास्ट के हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने आगे हमेशा समझिए ये कॉमर्स में यूज होने वाली है ना। तो सबसे पहले जो हम जितने भी डिफिनेशंस हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको समझा देंगे। सबसे पहले एंटिटी। Entity means a reality that has a definite individual existence. Business entity means specifically identifying business enterprise like Super Bazaar, Hire Jewelers, ITC Limited, etc. An accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. मीन्स एंटिटी हम बोल सकते हैं जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कुछ नाम है, तो जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे सुपर बाज़ार हो गया, अब मान लीजिए आपके एरिया में कोई बिग बाज़ार है या फिर कोई वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, इस तरह के जो भी एंटिटी रहते हैं, या फिर कोई भी लोकल शॉपकीपर है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड, तो ये सब तरह की जो एंटिटी हो गई ये सब, है ना, जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए अकाउंटिंग करते हैं हम, उसको बोलेंगे एंटिटी, है ना। एंटिटी ये सब हो गया। उसके आगे हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, ट्रांजैक्शन। An event involving some value between two or more entities. It can be a purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, incurring expenses, etc. It can be a cash transaction or a credit transaction. तो ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले किसको बोलेंगे? इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। तो ट्रांजैक्शन उसको बोलेंगे जो कम से कम दो या फिर दो से ज़्यादा एंटिटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हो। लाइक मैंने बिज़नेस, मान लीजिए कि मैंने मशीन परचेज़ किया, तो मशीन परचेज़ किया तो मैंने किसी एंटिटी से मशीन परचेज़ किया होगा, तो ये एक हो गया ट्रांजैक्शंस। कि यहाँ पे मान लीजिए मेरे एंटिटी का नाम ए है और मैंने जो परचेज़ किया वो बी से किया, तो ये दो लोग में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ए एंड बी में, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया ना। और फिर ये कैश में भी हो सकता है या फिर क्रेडिट में भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता।
इसके साथ साथ और एग्जांपल जैसे हमारे पास है कि रिसिप्ट ऑफ मनी। अब मान लीजिए कि मुझे कहीं से पैसे मिले, जो गुड्स मैंने उधार में क्रेडिट में सेल किया था उसके पैसे मिले, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया, रिसिप्ट ऑफ मनी। पेमेंट टू अ क्रेडिटर, मान लीजिए मैंने गुड्स क्रेडिट पे लिया था तो अब उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया, पेमेंट टू अ क्रेडिटर। या फिर इनकरिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ एक्सपेंस किया, या फिर मान लीजिए कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इनकर किया, तो ये सब एक ट्रांजैक्शन हो गया, है ना। उसके आगे हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स के डिफिनीशन, ये भी एसेट्स भी के डिफिनीशन भी हम देख लेते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन इंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेड इन मॉनेटरी टर्म्स। चलिए, तो हम देख रहे थे एसेट्स। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ अ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है, अच्छा एग्जांपल है, पहले उसी को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स, मीन्स अ नंबर ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ्स। तो अब मान लीजिए सुपर बाजार है, उसके पास नंबर ऑफ ट्रक्स है जो फूड डिलीवरी करने के लिए, है ना, फूड स्टफ्स डिलीवरी के लिए। तो द ट्रक्स दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अब ये जो ट्रक्स है वो इकोनॉमिक बेनिफिट किसको पहुंचा रहे हैं? इंटरप्राइज को। दिस आइटम विल बी शोन एज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द सुपर बाजार। तो अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट इंटिटी को पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम एसेट बोलेंगे। इसके साथ साथ में मशीनरी है, अगर कंपनी यूज़ कर रही है प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको भी हम एसेट्स बोलेंगे, है ना। तो ये एसेट का डिफिनीशन हो गया। इसके बाद हम हमारे पास ये चार्ट है, हम चार्ट एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको लास्ट में आएंगे, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज़ का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। तो अब यहाँ पे भी लाइबिलिटीज़ किसको बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्लिगेशन है, जो हमको पे करना है किसी को, है ना, अभी नहीं तो इन नियर फ्यूचर में। अब यहाँ पे फिर सुपर बाज़ार का एग्जांपल दिया हुआ है, तो एक बार हम पहले उसको ही पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुपर बाज़ार फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। चलिए, तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे सुपर बाज़ार का। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुपर बाज़ार परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट्स ऑन 25 March 2005. If the balance sheet of Super Bazaar is prepared as at 31st March 2005, fast food products will be shown as creditors on the liabilities side of the balance sheet. If the Super Bazaar takes a loan for a period of 3 years from Delhi State Cooperative Bank, this will also shown as a liability in the balance sheet of Super Bazaar. तो लाइबिलिटीज़ बोलते किसको है? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने, जैसा हमने अभी देखा कि सुपर बाज़ार ने किससे लिया था? फास्ट फूड से गुड्स परचेज़ किया था, कैसा? क्रेडिट पे। और कब परचेज़ किया था? 25 मार्च 2005 को, है ना। तो अब लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर होता है जनरली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, है ना, इतने पीरियड का ये बनता है। तो अब 31 मार्च इसने लिया था उधार 1 महीने के लिए, 1 महीने के उधार पे लिया था, और कब लिया था? 25 मार्च को। लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च 2005 को, तो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने रुपए का दिखेगा? 10,000 रुपये का ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखेगा, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा हो गया कि जब जैसे सुपर बाज़ार ने लिया है टेक्स अ लोन, सुपर बाज़ार टेक्स अ लोन ऑफ, है ना, 3 साल के लिए लोन लिया है, कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। तो ये भी 3 साल के लिए है ना, तो 1 से ज़्यादा साल से ज़्यादा है, 3 साल है, तो अब ये भी बैलेंस शीट में लोन साइड में दिखेगा, है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज़ किस तरह के होते हैं ना। 2 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो जो करंट लाइबिलिटीज़ उनको बोलते हैं जनरली जो 1 साल के अंदर अंदर हमको पे करना होता है, उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये हम शॉर्ट में देख रहे हैं ना। अब जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हुई, है ना, कि 1 साल के अंदर जो
हमारी जो बोरोइंग्स है, जो हमने उधार लिया है ना, वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके साथ साथ ट्रेड पेबल्स हो गए, जो हमने गुड्स है ना क्रेडिट पे परचेज़ किए। उसके साथ साथ अदर करेंट लाइबिलिटीज़, मीन्स मान लीजिए किसी के एक्सपेंसेस हैं और पे नहीं किया मैंने, है ना, तो वो भी हमारे जो करंट लाइबिलिटीज़ में ही देखेगा। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स, मीन्स इन फ्यूचर हमारे पास में कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ लाइबिलिटी हो सकती है जो अनसर्टेन है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। और अगर वो प्रोविज़न 1 साल से कम के लिए है तो उसको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बोलेंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जैसे हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे बिग बाज़ार, सुपर बाज़ार ने लिया है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से लोन लिया। कब, कितने दिनों के लिए लिया? 3 साल के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। इसके साथ साथ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। अब ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ आपको आगे अगर पढ़ने पड़ेगी तो समझ में आएगी, नहीं तो अभी ये नहीं आएगी। तो ये सिर्फ हम एज अ टर्म इसको सिर्फ सुन लेते हैं कि ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है। उसके साथ साथ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, बैंक वगैरह से या फिर और किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई और लाइबिलिटीज़ लिया है, या फिर कहीं पे कुछ और ऐसा जो गारंटी वगैरह दिया था और वो उसको पे करना पड़ रहा है, तो ये अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई, है ना। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है। चलिए, ऊपर में हमने एक चार्ट अभी छोड़ रखा है एसेट्स का, उसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके आगे के हम डिफिनेशंस देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल किसको बोलते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। Capital is an obligation and a claim on the assets of business. It is therefore shown as a capital on the liability side of the business of the balance sheet. तो आप कैपिटल किसको बोलेंगे? मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिज़नेस में उसको कैपिटल बोलेंगे। वो फिर हमारा कैश के भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमने कोई एसेट्स कंट्रीब्यूट किया बिज़नेस में तो वो भी हो सकता है। तो अब बिज़नेस को हम ऐसा देखते हैं कि हम अलग हैं, हमारा बिज़नेस अलग है ना, इसलिए इसको कैपिटल को हम लोग किधर दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में। कि एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि मीन्स हम अलग हैं और हमारा बिज़नेस अलग है। तो जो बिज़नेस है उसको हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मीन्स समझ लीजिए एक तरफ से कि हमने बिज़नेस को लोन दिया, तो फिर इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे, है ना, बैलेंस शीट के। इसके साथ सेल्स का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज़ फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट सेल। अब सेल्स जो भी हम गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, वो सेल्स कहलाएगा। उसके साथ साथ रेवेन्यू, रेवेन्यूज़ में सिर्फ सेल का अमाउंट नहीं आएगा, रेवेन्यूज़ में और भी चीज़ें आएंगी। जैसे हम एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। दीज आर द अमाउंट्स ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। जो सेल होगा, है ना, जो भी अमाउंट सेलिंग के थ्रू होगा, चाहे प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, उसको तो सेल्स रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें और भी चीज़ें लाइक कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टी, रेंट रिसीव्ड, ये सब चीज़ें अगर इंक्लूड हो जाएगी तो उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, और रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस में देख लेंगे। एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। जो भी हमें रेवेन्यू अर्न करने में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी खर्चे लगते हैं, उसको एक्सपेंसेस बोलेंगे। एक्सपेंसेस मेजर बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब एक्सपेंसेस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे डिप्रिशिएशन हो गया, कि मैंने मशीन परचेज़ किया है, अब वो उसके यूज़फुल लाइफ, मतलब उस मशीन को हम अगर 5 साल यूज़ कर सकते हैं, तो अगर 1 लाख रुपए का हमने मशीन परचेज़ किया और उसको 5 लाख, माफ़ कीजिएगा, अगर हमने मशीन 1 लाख की परचेज़ की और उसका यूज़फुल लाइफ 5 साल तक है, तो डेली हर साल जो उसका डिप्रिशिएशन का अमाउंट होगा वो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, तो हर साल 20 हज़ार रुपये का 20,000 के डिप्रिशिएशन हो जाएंगे 5 साल तक। तो ये डिप्रिशिएशन उसको बोलते हैं। इसके साथ में रेंट, वेजेस जो हम लोग जनरली लेबर्स को देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, और सैलरीज उन लोग को एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं, है ना।
तो ये डिफरेंसेस आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट, अगर कुछ लोन वगैरह लिया है या फिर किसी को मान लीजिए कि हमने जो गुड्स परचेज़ किया क्रेडिट पे, उसको हमें रीपे करना था उस अमाउंट को 3 महीने में, और अगर हम तब तक पे नहीं कर सके तो उससे जो हमारे क्रेडिटर ने हमसे इंटरेस्ट लिया उसको भी एक्सपेंसिव बोलेंगे, तो वो इंटरेस्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, मीन्स ये सब जो प्रोडक्शन में लगते हैं, उसके साथ साथ टेलीफोन एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सपेंसेस जो स्मॉल अमाउंट्स के हो या फिर जनरली जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लगते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर जो जनरली होता है वो ह्यूज अमाउंट का होता है, ज़्यादा बड़े अमाउंट का होता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब इसके एग्जांपल्स है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसका और डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसके आगे एक्सपेंडिचर का। इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सॉस्टेड विद इन अ ईयर, अगर हम जितना भी एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर वो उसका बेनिफिट एक ही साल में अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। लेकिन अगर उसका बेनिफिट, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, it is treated as an asset also called capital expenditure such as purchase of machinery। अब मशीनरी परचेज़ किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा मशीनरी एक ही साल में हमारा यूज़ हो जाए, बल्कि एक साल से ज़्यादा दिन भी चल सकता है। फर्नीचर है तो 4-5 साल चल गया अगर, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा मिलने वाला हो, वैसे एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और अगर एक साल से कम होगा तो उस अमाउंट को, उस अमाउंट जो स्पेंड किया उसको एक्सपेंसेस बोलेंगे। इसके साथ साथ प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कब होगा? जब एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज़ ओवर अ पीरियड इट्स रिलेटेड, अगर एक साल में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, है ना। और गेन, ए प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस, अप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो एक प्रॉफिट तो ये नॉर्मल जो होता है बिजनेस उसमें अर्न करते हैं, लेकिन गेन जो होता है ये जनरली नॉर्मल बिजनेस नहीं होता है। अब जैसे हमने अगर कोई फिक्स एसेट मान लीजिए पुराना हो गया, हमने 5 साल यूज़ कर लिया, अब वो 5 साल के बाद हमने उसको ख़रीदा था 5 साल में, है ना, 5 लाख रुपए में ख़रीदा था, और उसका मान लीजिए कि हमारा हर साल उसका 1-1 लाख रुपए 5 साल में उसका डेप्रिसिएशन था। तो अब 5 साल के बाद जब हम बेचने जाएंगे तो बुक्स के हिसाब से उसका वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन अगर हमने उसको 50,000 रुपये में भी अगर सेल कर दिया तो हमारा जो गेन हो गया वो 50,000 का हो गया, है ना। या फिर मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें अगर हमको कुछ पैसे मिले केस जीतने के इसमें, या फिर हमारे एसेट का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, तो फिर उसको भी गेन बोलेंगे, जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रहता, जो कभी कभी होता। और लॉस हम कब बोलेंगे? जब हमारा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा रेवेन्यू कम है, मान लीजिए रेवेन्यू 100 रुपये का है लेकिन एक्सपेंसेस 110 रुपये का है, तो फिर हमारा 10 रुपये का लॉस हो गया, है ना। फॉर एग्जांपल कैश और गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और फायर एक्सीडेंट, इट आल्सो इंक्लूड लॉस ऑन फिक्स एसेट, है ना। एक बार पढ़ लेते। द एक्सेस ऑफ expenses of a period over its related revenue is termed as loss. It decreases in owner's equity. अब जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है उससे फिर ये लॉस का अमाउंट माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ अगर एक साल में तो फिर हमारा जो कैपिटल होता है उसमें हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू मनी और मनी इज़ वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। The excess of expenses of a period over its related revenue is termed as loss. It decreases the owner's equity. It also refers to money or money's worth lost or cost incurred without receiving any benefit in return. For example, cash or goods lost by theft or a fire accident, etc. It also includes loss on sale of fixed assets. तो अगर हमने फिक्स एसेट बेचा उस पर अगर लॉस हुआ तो उसको भी लॉस ही बोलेंगे। या फिर मान लीजिए हमारा कैश चोरी हो गए, या फिर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और फायर एक्सीडेंट, अगर गुड्स किसी ने चुरा लिया या फिर फायर एक्सीडेंट हो गया कंपनी में, मान लीजिए कि आग लग गए, उसकी वजह से जो गुड्स लॉस्ट हुए, डिस्ट्रॉय हुए, वो भी हमारे लिए लॉस ही कहलाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं डिस्काउंट।
एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। डिस्काउंट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज़ ऑफर्ड इन टू वेज। ऑफरिंग डिडक्शन of agreed percentage of list price at the time selling goods is one way of giving discount. Such discount is called trade discount. और उसके बाद है आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर्स मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर. This deduction is given at the time of payment on the amount payable. Hence, it is called as the cash discount. Cash discount acts as an incentive that encourages prompt payment by the debtors. चलिए तो हम डिस्काउंट का डिफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने तो डिफिनेशन पढ़ लिया। तो डिस्काउंट जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको ट्रेड डिस्काउंट समझा देते हैं। मान लीजिए कंपनी के जो लिस्ट प्राइस है, जो प्राइस कंपनी बताती है, मान लीजिए उसको बोलते हैं हम लिस्ट प्राइस। तो अगर गुड्स बेचते टाइम कंपनी ने बोला कि 100 का गुड्स हम आपको 90 में देंगे, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है कि कंपनी ने एक बार गुड्स आपको उधार बेच दिया। मान लीजिए कंपनी ने आपको 100 रुपये का गुड्स बेचा और बोला कि अगर आपने 1 महीने में पेमेंट हमें कर दिया तो फिर हम आपको 5 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो टाइम पे या फिर टाइम से अगर पहले हम पे कर देंगे तो फिर उस टाइम पे ये कैश डिस्काउंट मिलता है। तो बेसिक डिफरेंसेस दोनों में ये। उसके बाद वाउचर हम बोल सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए हमने कहीं भी गुड्स परचेज़ किया कैश में, तो वो जो कैश मेमो हमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वाउचर है। और अगर हमने उधार में वो परचेज़ किया, इफ़ वी बाई ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, तो फिर हमें उस टाइम इनवॉइस मिलता है, उसको भी हम वाउचर बोल सकते हैं। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन। तो वाउचर हम जनरली किसको बोलेंगे? अब मान लीजिए कि हमने किसी को भी पेमेंट दिया तो फिर हम उससे रिसिप्ट लेते हैं कि भाई हमारा एज ए एविडेंस आप हमको लिख के दो कि हमने आपको इतना पेमेंट किया। तो ये रिसिप्ट जो है ये भी वाउचर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम गुड्स देखते हैं। It refers to the products in which business unit is dealing, that is in terms which it is buying and selling or producing and selling. The items that are purchased for use in the business are not called goods. The items that are purchased for use in the business are not called goods. For example, for a furniture dealer, purchase of chairs and tables is terms as goods, while for other it is furniture and it is treated as an asset. Similarly, for a stationery merchant, stationery is goods, whereas for other it is an item of expense not purchase. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो गुड्स किसको बोलेंगे, तो जिस चीज़ में बिजनेस डील करती होगी उसको गुड्स बोलेंगे, और जिस चीज़ में वो डील नहीं करती होगी उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो एग्जांपल अभी जैसे हमने पढ़ा, जैसे एक फर्नीचर डीलर है तो उसने अगर टेबल और चेयर्स वगैरह परचेज़ किए तो उसके लिए वो गुड्स है। लेकिन मान लीजिए कि मेरा बिज़नेस अगर कपड़ों का है, क्लॉथ मर्चेंट है कोई, अगर उसने वही फर्नीचर वही टेबल चेयर वगैरह परचेज़ किया तो उसके लिए फिर वो गुड्स नहीं होगा, उसके लिए फिर वो फर्नीचर कहलाएगा और वो एसेट में दिखेगा। लेकिन अगर जिस चीज़ में हम डील करते हैं और हमने वही चीज़ परचेज़ किया तो फिर वो हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। अदरवाइज़ फिर वो हमारे लिए या तो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ड्राइंग्स। चलिए तो हम देख रहे थे ड्राइंग्स। Withdrawal of money and or goods by the owner from the business for personal use is known as drawings. Drawing reduces the investment of the owner. तो पहले हमने जैसा कैपिटल का डिफिनीशन देखा था, ये उसका जस्ट रिवर्सल हो गया कि अगर हम ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज़ नोन एज ड्राइंग्स। अगर हमने गुड्स या फिर मनी विड्रॉ किया बिजनेस से तो फिर हमारे लिए ये ड्राइंग्स कहलाएगा, और ये कैपिटल का अपोजिट होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट परचेजेस। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट and on cash for use or sale. In a trading concern, purchases are made for merchandise for resale with or without
processing. In a manufacturing concern, raw material are purchased, processed further into finished goods and then sold. Purchases may be cash purchase or credit purchase. तो परचेजेस का जो डिफिनीशन है हमारे सामने, तो हम देख रहे थे परचेजेस का डिफिनेशंस. तो परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर यूज़ और सेल. तो परचेज हम उसको बोल सकते हैं. उसको अगर मान लीजिए ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमने जो भी गुड्स परचेज किया उसको रीसेल अगर करना है, चाहे हम प्रोसेसिंग करके करें या फिर विदाउट, तो वो हमारे लिए परचेज कहलाएगा. लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमने अगर रॉ मटेरियल परचेज़ किया और उसको प्रोसेस किया फिनिश्ड गुड्स में और उसको सेल किया तो भी हमारे लिए परचेजेस ही कहलाएगा, चाहे वो फिर कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो. उसके बाद हम स्टॉक देख लेते हैं. स्टॉक इन्वेंट्री इज़ अ मेज़र ऑफ, इसको स्टॉक भी बोलते हैं इन्वेंट्री भी बोलते हैं. इज़ अ मेज़र ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन बिजनेस. इट इज़ कॉल्ड स्टॉक इन हैंड. इन ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री. In a manufacturing company, closing stock comprises raw materials, semi-finished goods. In manufacturing company, closing stock comprises raw materials, semi-finished goods and finished goods on hand on the closing date. Similarly, opening stock, beginning inventory is the amount of stock at the beginning of the accounting period. चलिए स्टॉक को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. ट्रेडिंग कंसर्न किसको बोलते हैं? जो सिर्फ गुड्स परचेज करती है और फिर उसको रीसेल कर सकती है ना. और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उनको बोलते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, उसको फिर प्रोसेस करती है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको बेचती है. तो ट्रेडिंग कंसर्न के पास क्या होगा कि मान लीजिए उसने कोई भी आइटम 100 क्वांटिटी में ख़रीदा और उसने जो सेल किया एट द एंड ऑफ द डे मान लीजिए 50 सेल किया, तो उसके पास जो 50 क्वांटिटी रह गया गुड्स का उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे. और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास रॉ मटेरियल को क्लोजिंग स्टॉक हम अलग से निकालेंगे. फिर जो सेमी फिनिश गुड्स मीन्स हाफ फिनिश्ड गुड हुए हैं, जो पूरी तरह फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुए लेकिन प्रोसेस में है, इनको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं और यहाँ पे हम सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं. तो इसका अलग होता है ना क्लोजिंग स्टॉक. और उसके साथ साथ जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका क्लोजिंग स्टॉक. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये 3 क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं. एक तो रॉ मटेरियल का, उसके बाद एक फिनिश गुड्स का और एक सेमी फिनिश गुड्स हो गया. और जो हमारे पास जो ये सब क्लोजिंग स्टॉक आज जो बचते हैं, मान लीजिए कि हमने आज जितना प्रोड्यूस किया और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक आज बच गए, तो नेक्स्ट डे को यही क्वांटिटी में अमाउंट जो है ये ओपनिंग स्टॉक कहलाते हैं. इसी तरह अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसमें भी जो गुड्स, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 गुड्स हमने परचेज़ किए, 50 सेल हो गए और 50 बचे हुए हैं, तो आज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 50 के, और ये सेम क्लोजिंग स्टॉक आज के जो है वो कल के ओपनिंग स्टॉक कहलाएंगे 50 के, है ना. तो समझ में आ गया होगा आपको. उसके बाद हम देखते हैं डेटर्स का डिफिनेशन. डेटर्स जनरली उनको बोलते हैं जो हम उधार में, जिनको क्रेडिट पे हमने कपड़े या फिर गुड्स सेल किए हैं, है ना, उनको डेटर्स बोलते हैं. डेटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज़ हु ओ टू एन इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट. द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सनस एंड और एंटिटीज़ ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड. तो साल भर हमने जो बेचा और ख़रीदा, साल भर जो हमने गुड्स सेल किया है डेटर्स को, तो उसमें जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हो चुका, उसके बाद जो बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर बचता है, सिर्फ उसी अमाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं. नेक्स्ट डिफिनेशन हमारे पास जो आता है ये क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स जनरली एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले. क्रेडिटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट. The total amount standing to the favor of such persons and or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry creditors on the liability side. तो जितने भी हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, मान लीजिए कि साल भर में हमने 1 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किया था, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ 50,000 अमाउंट पे किए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो 50,000 बैलेंस दिखेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं. सन्ड्री
ये सन्ड्री हम लगाते हैं चाहे वो डेटर्स में हो या फिर क्रेडिटर्स में। तो ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 50,000 का हमारे पास दिखेगा, ये क्रेडिटर्स हो गए। उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये फिफ्थ है। तो ये जितने भी बॉक्स में ये आप देख रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके लिए है। उसके साथ साथ ये समरी है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद इसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। और जो ऊपर में जितने भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थे उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार कंप्लीट करने के बाद उसको इससे मैच कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी 1 है जिसको मैं आप बनाइएगा और हम आपके साथ देखेंगे इसको। और इसके डिफिनेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने जो बताया था कि एक चार्ट ऊपर हम छोड़ के आ रहे हैं उसको बाद में करेंगे, तो चलिए हम वो चार्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो हमारे पास ये जो था एसेट का चार्ट था। तो एसेट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो करेंट एसेट होता है, एक नॉन करेंट एसेट। जिस तरह हमने लाइबिलिटीज़ देखा था कि लाइबिलिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक करेंट लाइबिलिटीज़, एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। उसी तरह एसेट्स भी हमारे होते हैं, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट किसको बोलते हैं कि जो एक साल के अंदर के जो होते हैं अमाउंट है ना, जनरली जिसको एक साल के अंदर में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसमें जैसे करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। इन्वेंट्रीज़, जैसे हमने अभी इन्वेंट्रीज़ का डेफिनेशन देखा, इन्वेंट्रीज़ भी हमारे करंट एसेट में आते हैं। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं जो हमारे डेटर्स हैं, और ट्रेड रिसीवेबल भी उसको बोलते हैं। उसके अंदर एक बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उसके साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनको भी करेंट एसेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है, एक साल से कम पीरियड का लोन दिया है या फिर एडवांस दिया, तो उसको भी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस को भी करेंट एसेट में ही दिखाते हैं। उसके साथ साथ और अदर करेंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि मान लीजिए हमने पेमेंट तो कर दिया एक्सपेंस का, लेकिन हमने अभी तक वो एक्सपेंस का यूज़ नहीं किया, उस सर्विस को यूज़ नहीं किया, तो वो हमारे अदर करेंट एसेट्स में वो कवर हो जाते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में हम देखेंगे कि अदर नॉन करेंट एसेट आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं, कि अगर मान लीजिए हमने एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर किसी को लोन और एडवांस दिया है। इसके साथ साथ डिफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आते हैं। अब फिक्स एसेट्स आते हैं ना, फिक्स एसेट भी फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है जिसको हम देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स उनको बोलते हैं विच कैन बी टच्ड, मीन्स जैसे हम बोल सकते हैं ना कि हमारे पास मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो ये सब हमारे जो है टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे गुडविल है पेटेंट है, ये सब तरह की चीज़ें जो रहती हैं उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। अब इस सब का डिटेल हम आगे देखेंगे, फ़िलहाल तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले ले रहे हैं, है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक के डेफिनेशन में देखा था, तो उसी तरह ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स अगर मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है जो लॉन्ग टर्म पीरियड का है, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अब चलिए हम लास्ट में देखते हैं। चलिए इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास सामने ये सब जो आइटम्स है इनको सही हेड के अंदर टिक करना है। तो मशीनरी को किसके अंदर में हम इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले आप बताइए हमें, ये करंट एसेट होगा, नॉन करंट एसेट होगा, करंट लायबिलिटीज़ होगा या नॉन करंट लायबिलिटीज़ होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें सही टिक लगाया होगा और मशीनरी हमारा नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा किस हेड के अंडर में आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर को सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमारा एसेट है या फिर लायबिलिटीज़ है। तो अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज़ है ना। तो लायबिलिटीज़ में भी किस हेड के अंदर आएगा, ये हमारे लिए ये करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कैश एट बैंक।
तो सबसे पहले तो ये क्लासीफाई करना है इसको कि ये हमारा एसेट है या फिर लाइबिलिटीज़ है। तो कैश एट बैंक, जो हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है उसको, वो हमारा एसेट है। तो सबसे पहले इसको हम लेंगे करेंट एसेट या फिर नॉन करेंट एसेट, इसमें हमको क्लासीफाई करना है। तो अभी हमने देखा ऊपर जैसे चार्ट में, तो ये हमारा कैश एट बैंक जो है करेंट एसेट में आ जाएगा, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर में कवर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ गुडविल है। तो अब गुडविल भी हमारा, जैसे हमने देखा था इंटेंजिबल एसेट में गुडविल का एग्जांपल दिया था, तो ये हमारा एसेट के अंदर कवर होगा। लेकिन कौन से एसेट के अंदर कवर होगा? ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर कवर होगा। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है ये हमारा लाइबिलिटीज़ के अंदर कवर होता है ना, और लाइबिलिटीज़ में भी ये हमारे अंदर ये करंट लाइबिलिटीज़ में कवर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जैसे एग्जांपल में हमने दिया था, ये हमारे लिए टेंजिबल एसेट है, तो इसको हम नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फर्नीचर ये भी हमारा टेंजिबल एसेट है, तो इसको हम नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये भी हमारा एसेट है, लेकिन ये हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट में आता है, तो इसको भी नॉन करेंट एसेट में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल्स है, ये भी हमारा एसेट है और ये हमारा टेंजिबल एसेट है, तो इसको नॉन करेंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। इन्वेंट्री ये भी हमारा एसेट्स है, लेकिन ये हमारे करेंट एसेट्स के अंदर में आता है, तो इसको भी हम लोग करेंट एसेट में इंक्लूड करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, तो इसको आप दोनों में कर सकते हैं, डिपेंड है ना। और लोन फ्रॉम बैंक्स, अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो ये हमारा तो लाइबिलिटी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है या फिर लॉन्ग टर्म लिया है। जनरली हम इसको अगर ऐसे दिया है तो हम लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, तो इसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारा करेंट एसेट्स में आ जाएगा। पेटेंट्स हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट। एयर कंडीशंस जो है ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स, और ये किसके अंदर आएगा? टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। लूज टूल्स हमारा ये भी नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लासेस समझ में आओगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो और अगर समझने में आपको अच्छा लगा हो, या फिर अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आया हो, तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ में पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचा दें, शेयर कर दें। और आपके शेयर और लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलता है ताकि हम और इस पर मेहनत कर सकें। तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दें और सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 अकाउंटेंसी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि आप इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स अगर पढ़ना चाहें तो मैं कोशिश करूँगा वो सब्जेक्ट भी पढ़ाने की। लेकिन इसके लिए कि आप पहले हमें कमेंट बॉक्स में बता दें आप हमसे पढ़ना चाहेंगे या फिर हम इसी सब्जेक्ट्स को कैरी करें सिर्फ। ठीक है, थैंक यू। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।